नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और हेडलाइंस के बाद अब वक्त आ गया है खबरों पर तफसील से बात करने का। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश ने आफत बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से जल भराव की खबर है। बात करें नोएडा की तो यहां पर कुछ ही घंटों की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की पोल खोल कर रख दी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप कहेंगे कि जब हाईटेक सिटी का यह हाल है तो बाकी जगहों पर क्या दृश्य होगा। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के पास की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर। यहां पर सड़क पर जल भरा हो चुका है। ये दलित प्रेरणा स्थल के पास सेंट्रल नोएडा जिसे कह सकते हैं आप, शहर के एक बहुत ही मुख्य स्थान की तस्वीर दलित प्रेरणा स्थल की। यहां पर जरा आप सड़क पर जल भराव देखिए और कतई से अगर सड़क का तालाब में तब्दील होना कहा जाए तो गलती नहीं होगी। छोटा सा तालाब यहां पर बन गया, जल भरा हुआ। ये दलित प्रेरणा स्थल के पास जल भराव की तस्वीर, जल जमाव की तस्वीर सड़क पर आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ नोएडा ही क्यों, गाजियाबाद जो पड़ोसी जिला है वहां भी बारिश से बुरा हाल हो गया। यहां लोनी इलाके में आधे घंटे की बारिश से हाईवे पर गंदा पानी जमा हो गया। लोनी सहारनपुर मार्ग की ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो तमाम दावों की पोल खोलती है। यहां सड़क पर गंदा जल भराव हर बार की समस्या बन चुका है। दो तस्वीरें नोएडा की और गाजियाबाद की। ये एनसीआर के जिले हैं, उत्तर प्रदेश के दो जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सटे हुए जिले। और यहां पर आप देखिए कुछ देर की बारिश के बाद क्या दृश्य है, किस किस्म की परेशानी आने जाने वालों को सड़क पर हो रही है इस बारिश के बाद। ये बहुत आसानी से देखा समझा जा सकता है। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमरोहा में गायों की मौत के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अमरोहा से खबर है, गायों की मौत के मामले में एक्शन तेज हो गया है। मौके पर बरेली जोन के एडीजी ने जांच की। आरोपी ताहिर की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और कुछ देर में पशुधन मंत्री भी मौके पर पहुंचेंगे। सांथलपुर गांव की गौशाला में अब तक 61 गायों की मौत हो चुकी है जहरीला चारा खाने से। बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। गायों का बिसरा अब सुरक्षित किया जाएगा। बहुत समय तक इस मामले में पर्दा डाले रहने से नाराज अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ साथ चारा विक्रेता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने सांथलपुर पहुंचकर मौका मुआयना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना में जांच के आदेश दिए हैं। 61 गायों की मौत, मामला गंभीर, ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड। जो चारा विक्रेता है उसके खिलाफ एफआईआर। खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे मौका मुआयना करने के लिए। सरकारी गौशाला में 61 गायों की मौत जहरीला चारा खाने की वजह से। जांच के आदेश, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया इस सारे प्रकरण का। जिलाधिकारी ने मुआयना किया। चारा विक्रेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है मृत गायों का। और इस सारे प्रकरण के सामने आने के बाद ग्राम में विकास अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। सीएम योगी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अमरोहा से खबर। तो गौशाला पहुंची है फॉरेंसिक टीम। गायों का विसरा सुरक्षित किया गया है और चारा विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये देखिए आप, मौके पर जिलाधिकारी पहुंचे, मौका मुआयना किया उन्होंने। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री बहुत गंभीर संज्ञान लिया उन्होंने सारे प्रकरण का। 61 गायों की मौत सरकारी गौशाला में, निश्चित रूप से गंभीर बात। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जहरीला चारा खाने से इन गायों की मौत की खबर है। अमरोहा पहुंचे हैं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह। इसी बीच में देखिए आप शासन की गंभीरता इस प्रकरण पर। मुख्यमंत्री योगी ने जांच के आदेश दिए और अब अमरोहा पहुंच गए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह। 61 गायों की मौत हो चुकी है जहरीला चारा खाने से। ये सरकारी गौशाला की गायें। ये आंकड़ा मौत का बढ़ भी सकता है। ग्राम में विकास अधिकारी को
सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंच गए अमरोहा और ये सीएम योगी के आदेश के बाद पहुंचे हैं। मुरादाबाद कमिश्नर, डीएम, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद। मंत्री जी भी पहुंच गए। गो रक्षा, गो संरक्षण कितना करीब है मुख्यमंत्री के हृदय में, उनके हृदय कितना करीब है ये इस घटना से और उनकी गंभीरता से समझा जा सकता है। और अब बात करते हैं अयोध्या में हो रहे प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की। दरअसल मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की आज 2 वर्ष हो गए। आज ही के दिन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था और आज 2 साल बाद मंदिर के दर्शन कराए गए। ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण कार्यों को मीडिया को दिखाया है। ये देखिए आप, भूमि पूजन आज से 2 वर्ष पहले हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और देखिए निर्माण का कार्य आज मीडिया के सामने रखा गया। अब तक का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ। ट्रस्ट ने आज मीडिया के सामने रखा अब तक का जो निर्माण हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ बड़ी तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा ने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। ठीक 2 साल पहले भूमि पूजन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। भव्य राम मंदिर निर्माण का दावा है और तस्वीरें आप देख लीजिए और आप खुद समझिए कि किस किस्म का निर्माण ये हो रहा है, कितना भव्य हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है और कितनी संजीदगी इस निर्माण के प्रति है ट्रस्ट की। दावा है कि मंदिर की उम्र कम से कम 1000 साल होगी। इस प्रकार से इस मंदिर को निर्मित किया जा रहा है। 23 दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का कार्य पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2023 से भगवान श्री राम के दर्शन हो सकेंगे। पत्थरों की आपूर्ति का काम लगभग पूरा हो चुका है। बहुत तेजी से काम हो रहा है। दर्शक मार्ग बनाया गया है मंदिर निर्माण देखने के लिए। 1000 साल इस मंदिर की आयु हो, इस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। सीधा आपको अब अयोध्या के लिए चलते हैं और हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी आंख से देखा है वहां पर निर्माण कार्य और वो हमें बताने भी वाले हैं कि उन्होंने क्या विशेष देखा है, इन 2 वर्षों में कितना निर्माण हुआ है, कैसा निर्माण हुआ है। हमारे दर्शकों को बहुत जिज्ञासा है आपकी तस्वीरें देखने के लिए विवेक और आपका अनुभव जानने में। बिल्कुल राजेंद्र, मैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र में ही हूं और यहां से कुछ दूरी पर, क्योंकि 12 से 2 बजे तक का वक्त था जब हम लोग को एंट्री मिली थी। रेड जोन है वो, यानी वहां किसी भी तरह के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है और किसी भी तरह के लोगों की आवाजाही बिल्कुल पूर्णतया प्रतिबंधित है। लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी मंदिर की, आज 2 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, क्षेत्र ट्रस्ट है, उन सभी ने यहाँ पर आमंत्रित किया था दिखाने के लिए अपना काम और लगभग 40% काम पूरा हो चुका है मंदिर का। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे ज़्यादा समय लगने वाला काम था, वो था जो नीचे ज़मीन के नीचे जो एक लेयर तैयार होनी थी, उसके बाद प्लिंथ रखने थे, वो काम पूरा हो गया है। यानी भूकंप रोधी मंदिर बनना है, जो भूकंप आए तो झटका लगे तो उससे मंदिर को नुकसान ना हो। 161 फुट ऊंचा मंदिर बनना है। इसी वजह से सारे निर्माण कार्य, जो सतह के निर्माण कार्य हैं, वो सबसे मजबूती से कराए जा रहे थे। वहां पर जो पत्थर लगाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग पत्थर होते हैं वो लग चुके हैं, प्लिंथ लग चुकी है और 80% काम प्लिंथ का भी पूरा हो चुका है। अब 1 जून को ही यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने गर्भगृह की स्थापना की थी, तो गर्भगृह बन चुका है। अब पिलर लगाने का काम शुरू हो गया है, यानी जो मंदिर का स्वरूप है अब दिखने लगेगा कुछ दिनों में। अभी तक हम बेस देख रहे थे, जो चबूतरा होता है वो बन रहा है, वो देख रहे थे, लेकिन अब कुछ दिनों में मंदिर का काम दिखने लगेगा लोगों को। दीवारें दिखने लगेंगी, खंबे जो पिलर्स हैं वो दिखने लगेंगे नक्काशीदार, और गर्भगृह के चारों तरफ जो नक्काशीदार पिंक सैंडस्टोन के अर्धचंद्राकार आकार में लगाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, वो सब नजर आने लगेगा। और दिसंबर 2023 तक
मंदिर का निर्माण कार्य, ये दावा है ट्रस्ट के लोगों का और यहाँ जो L&T और टाटा के इंजीनियर्स हैं उनका दावा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मंदिर खुलेगा दर्शनों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए जनवरी, ये कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति को शुभ मुहूर्त, क्योंकि सारी चीजें वास्तु के हिसाब से हो रही हैं, मुहूर्त के हिसाब से हो रही हैं। शुभ मुहूर्त में ही, वास्तु के हिसाब से ही 1 जून को मुख्यमंत्री ने गर्भगृह का यहाँ पर वो नींव रखी थी, उसका निर्माण कार्य का शिला रखी थी और वो पूजन शुरू हुआ था। उसके बाद जो मकर संक्रांति होगी 2024 की, तब मंदिर दर्शकों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, यानी 2024 के पहले। और काम मैं आपको बताऊं राजेंद्र, बहुत तेजी से चल रहा है। सितंबर तक प्लिंथ का काम पूरा होना था, लेकिन 80% से ज्यादा काम अभी हो चुका है, यानी 1 महीना। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनका दावा है, अनिल मिश्रा से मैंने बात की, उन्होंने दावा किया कि 1 महीना एडवांस में हम चल रहे हैं, यानी जो मियाद थी, जो तय तिथि थी, निर्धारित अवधि थी, उससे जल्दी काम हो रहा है। 24 घंटे काम चल रहा है। टाटा के इंजीनियर्स, L&T के इंजीनियर्स लगे हुए 24 घंटे। रात में लाइट जलाकर काम होता है, आंधी में काम होता है, तूफान में काम होता है, बारिश में काम होता है, ओले पड़ रहे होते हैं, तब भी काम होता रहता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई विवेक के 1 महीना एडवांस चल रहा है, 1 महीना पहले चल रहा है। जो लक्ष्य है उससे 1 महीना पहले ही चीजें की जा रही हैं। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई बात बताई, और देख सकते हैं आपके पीछे कि किस तरह से कतार में लोग वहां पर लगे हुए हैं और देखना चाहते हैं। ठीक है विवेक, तो अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बहुत सख्त हैं, और वहां पर क्या खास है ये देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट में। प्रभु श्री राम का मंदिर जितना भव्य बन रहा है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही सख्त है और संवेदनशीलता भी उतनी ही ज़्यादा है। हम इस समय उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, और ये बोर्ड लगा है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, नो एंट्री फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन। भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। आप सामने देख रहे हैं, ये 8 एकड़ के आसपास का एरिया है जहां पर ये मंदिर बन रहा है, और 8 एकड़ के एरिए को चारों तरफ से घेर कर पूरा मंदिर के जो निर्माण स्थल है चारों तरफ से घिरा हुआ है। जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हैं और चौकियां भी बनाई गई हैं। आप देखिए वो चौकी सामने, कैमरामैन से जितेंद्र से कहूँगा कि मैं वो फोकस करके दिखाएं। वो सामने एक नीले रंग की और जो येलो शेड है वो चौकी बनाई गई है, वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। उसके बगल में जो आप खंभे देख रहे हैं, बगल में दोनों खंभों पे अगल बगल CCTV कैमरे लगे हैं, और इसी तरह से पूरे परिसर को चारों तरफ से घेर दिया गया है। CCTV कैमरे से निगरानी की जाती है, और ये 24 घंटे निगरानी होती है। यहाँ पर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार हैं, CAPF तैनात हैं, वो तैनात रहती है, और स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ यहाँ की सुरक्षा को लेकर खासी सतर्क हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे ड्यूटी रहती है पुलिस कर्मियों की और टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की। चूंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है यहाँ पर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर खतरा भी है, आतंकी वारदात का आशंका भी है, इसलिए पूरे एरिए को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस जगह पर कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। ये संवेदनशीलता ज़्यादा है बनी हुई है, और इसीलिए इस पूरे एरिए को रेड जोन घोषित किया गया है, यानी कोई भी भीतर नहीं आ सकता। जो रास्ता है चारों तरफ वो आम जनता के लिए जो खोला गया है, वो देख रहे हैं आपके सामने, जो पीले रंग की और काले रंग की जालियां लगी हैं लोहे की बड़ी बड़ी, वहाँ पर अंदर फिलहाल प्रभु श्री राम का जो बाल स्वरूप है वहाँ विराजमान है। और उसके बाद जब यहाँ मंदिर तैयार हो जाएगा, तब उस जगह से श्री राम के जो विग्रह है वो यहाँ पर लाके इस मंदिर में, भव्य मंदिर जो बन रहा है, यहाँ स्थापित किया जाएगा। और वो गर्भगृह जहाँ पर पताका लहरा रही है वो गर्भगृह है, वहीं पर श्री राम जी स्थापित होंगे। उनका बाल स्वरूप जो यहाँ अंदर रखा हुआ है वो स्थापित होगा, और उसके बाद 2024 तक, मकर संक्रांति तक ये दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। तब तक इस स्थल की सुरक्षा, इस स्थल की जो संवेदनशीलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए इतने इंतज़ाम किए गए हैं, अलग से व्यवस्था की गई है, फोर्स लगाई गई है। पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियों को भी यहाँ 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेंगे, यानी भीतर कोई भी नहीं आ सकता है। आज
2 साल पूरे हो रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, मंदिर की शिला रखी थी, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो 2 साल बाद थोड़ी छुट्टी इसलिए मिली है मीडिया को यहाँ आने की कि आज 2 साल पूरे हुए हैं और एक निश्चित दायरा, यानी हम इससे आगे, ये जो पत्थर देख रहे हैं उससे आगे नहीं जा सकते हैं, उससे आगे जाना वर्जित है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो रोक देंगे, आगे जाने से मना कर देंगे, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। और यही स्पष्ट निर्देश भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, साफ निर्देश हैं जो यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को कि मंदिर की सुरक्षा, निर्माण कार्य स्थल की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, अयोध्या। और एयर एशिया इंडिया की उड़ान का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। इस अवसर पर उनकी बात सुनते हैं लाइव। चित्रकूट, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट को भी हम क्रियाशील करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी और इसके पोटेंशियल को देखते हुए विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे उतना ही विकास की गति को हम तीव्र कर पाएंगे। मैं एयर एशिया को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज देश की राजधानी लखनऊ दिल्ली से जोड़ने के लिए, बेंगलुरु से जोड़ने के लिए, गोवा से जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जो बहुत संभावनाएं हैं उन सभी शहरों को भी हम जोड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल का लाभ न केवल कंपनी लेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के आम नागरिक को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने की एक उन्हें भी उनका भी सहयोग लेंगे और उन्हें भी सहयोग देने में अपना योगदान देंगे। मैं साथ ही साथ इस बारे में भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी चाहे वह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस वेज के रूप में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी को और बेहतरीन बनाने के लिए जहाँ इस दिशा में राज्य सरकार अपना सहयोग कर रही है, वही प्रदेश के अंदर सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के इन कार्यक्रमों को एक नई गति दी है और मुझे विश्वास है कि इस संबंध में भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग हमें अब तक प्राप्त हुआ है, ऐसे ही आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इसी प्रकार से एक सकारात्मक सहयोग भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होगा और राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए होगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो फ्लाइट हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी यात्रियों को एयर एशिया से इस पहली फ्लाइट से यात्रा करने के लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड समेत देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकाला गया और वहीं प्रधानमंत्री आवास को भी घेरने के प्रयास हुए। इसी प्रदर्शन के बीच राहुल और प्रियंका गांधी को जबरन हिरासत में ले लिया गया। उनके अलावा तमाम नेताओं को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। तस्वीरें उस वक्त की जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जा रहा था दोपहर। आज कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यह हल्ला बोल दिल्ली में भी और पूरे देश में भी, लेकिन दिल्ली में उनके शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी पहले वहीं बैठ गई, फिर उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें आप देख रही हैं। महिला पुलिस कैसे सक्रिय थी, महिला पुलिस की भूमिका क्या थी, वो भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल भी हिरासत में ले गए। तब की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। और अब आपको कुछ कांग्रेस के प्रदर्शन की और तस्वीरें भी दिखाते हैं।
दिल्ली के अलावा कहां का प्रदर्शन हुआ वो आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, लखनऊ में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, राजभवन कूच किया, वो भी आप देखिए। जोरदार प्रदर्शन अमेठी और देहरादून में भी। दिल्ली में तो खैर आपने देखा ही। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हमने रखी हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि आज कांग्रेस का हल्ला बोल कैसा रहा। दिल्ली, लखनऊ, अमेठी और देहरादून की तस्वीरें। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, उनके एमपी सड़क पर उतरे, उनके सांसद सड़क पर उतरे। राहुल और प्रियंका को बाद में हिरासत में लिया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इधर यूपी में लखनऊ के अलावा कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई। रायबरेली में पुलिस से भिड़े हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। धारा 144 के उल्लंघन में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर यह कांग्रेस का प्रदर्शन था। तस्वीरें देख लीजिए आप रायबरेली की, जहां पर पुलिस से झड़प हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी वहां पर। ये देखिए कैसे वहां भी धारा 144 लागू थी। बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास हुआ, और उसके बाद देखिए क्या हुआ। रायबरेली की तस्वीरें, पुलिस से भिड़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस के झंडे हाथ में लिए। ये देखिए आप, महंगी सब्जी, महंगा तेल, ये सब लिखा हुआ है इन प्लेकार्ड पर। महिला कार्यकर्ता भी। रायबरेली में कांग्रेसियों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। देखिए कैसे बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, और फिर पुलिस से कैसे झड़प हुई इन कार्यकर्ताओं की, इन नेताओं की। रायबरेली की तस्वीरें, और अब 3 तस्वीरें रायबरेली, अमेठी और लखनऊ की आपकी स्क्रीन पर। रायबरेली, अमेठी और लखनऊ की तस्वीरें। इधर वाराणसी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहां मिंट हाउस से जिला मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राइफल क्लब के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये वाराणसी की बात हम कर रहे हैं, वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और आपको बताएं कि वहां भी मार्च निकाला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राइफल मिंट हाउस से जिला मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। राइफल क्लब के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कानपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय का घेराव करने जा रहे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें कानपुर की। मोतीझील स्थित राजीव वाटिका में प्रदर्शन किया, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर भी आप देखिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।